नमस्कार, धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। किसी भी क्षेत्र में अमन और शांति के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह क्षेत्र आर्थिक रूप से विकसित हो या वह क्षेत्र आर्थिक रूप से स्थिर हो। इस बात की गंभीरता जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्य के लिए थोड़ी और बढ़ जाती है, जहां पर पिछले कई दशकों से इसके सबसे बड़े शत्रु आतंकवाद और अलगाववाद ने इसके बुरी आर्थिक स्थिति को ही अपना हथियार बनाकर कई लोगों को आतंकवाद का शिकार बनाया, कई लोगों को आतंकवाद में शामिल भी कर लिया और इस क्षेत्र के अमन और शांति और खूबसूरती को तहस नहस कर दिया। वह रियासी क्षेत्र जो आज से लगभग 1 साल पहले श्रद्धालुओं से भरे बस में हुए आतंकवादी हमले के लिए सुर्खियों में था, वही रियासी क्षेत्र आज फिर से सुर्खियों में है, लेकिन कारण है चेनाब ब्रिज। रियासी क्षेत्र में चेनाब नदी के ऊपर निर्मित पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब ब्रिज का आज इनॉग्रेशन हुआ और इसके इनॉग्रेशन के साथ ही अब कश्मीर शेष भारत से रेलवे के माध्यम से जुड़ गया है, जो कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक नहीं था। आप कश्मीर को शेष भारत से जोड़ना कहें या शेष भारत को कश्मीर से जोड़ना कहें रेल के माध्यम से, दोनों ही बात सही है, क्योंकि जितनी संभावनाओं के अवसर कश्मीर के लोगों के लिए उपस्थित होगा इस रेलवे ब्रिज के शुरू हो जाने के बाद, उतना ही शेष भारत को भी कश्मीर में कई अवसर दिखेंगे। एक तरफ कश्मीर के लोग अपने लोकल इकोनॉमी के प्रोडक्ट को भारत के अन्य क्षेत्रों में बेच सकेंगे, उनको एक बड़ा बाजार मिलेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी से वो जुड़ पाएंगे। तो दूसरी तरफ शेष भारत के लोग कश्मीर की संभावनाओं को देखने के लिए कश्मीर में जा सकेंगे, इन्वेस्टमेंट हो सकेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकेगा, वहां के टूरिज्म का भी जो लुत्फ है वो उठा पाएंगे। मैं आकाश सिंह धारा जीएस के प्लेटफॉर्म में आज इसी चेनाब ब्रिज और चेनाब ब्रिज जो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, अर्थात उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन से, चेनाब ब्रिज इनॉग्रेटेड, पीएम मोदी लॉन्चेस वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर कनेक्टिंग कश्मीर टू इंडियाज रेल नेटवर्क। किसने इनॉग्रेट किया इस चेनाब ब्रिज को? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। ठीक है, सिर्फ यही ब्रिज का इनॉग्रेशन नहीं हुआ, इस ब्रिज के इनॉग्रेशन के साथ में वंदे भारत ट्रेन का भी इनॉग्रेशन हुआ इस ट्रैक में, जो कि दौड़ेगी कटरा से लेकर श्रीनगर तक, और साथ ही साथ एक और ब्रिज अनिज खड ब्रिज जो कि चेनाब ब्रिज के दक्षिण पर स्थित है, अंजी नदी पर, उसका भी इनॉग्रेशन हुआ। और ये जो अंजी नदी है ये भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। तो ये आर्क ब्रिज क्या है, केबल स्टे ब्रिज क्या है, ये आगे की स्लाइड में आप लोग थोड़ा और अच्छे से देख पाएंगे। चलिए पहले ये बात कर लेते हैं कि किन प्रमुख बिंदुओं पर आज की चर्चा केंद्रित होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे इस डिस्कशन का, फिर उसके बाद इस चेनाब ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन के बारे में समझेंगे, फिर समझेंगे कि ये जो चेनाब ब्रिज है कितने सेंसिटिव एरिया पे इसका निर्माण हुआ है, किस किस प्रकार के इसमें चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को देखते हुए और उतने फ्रेजाइल इकोसिस्टम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बने इस ब्रिज के कितनी सहूलियत है, कितना सेफ है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे इस ब्रिज की जर्नी का, इस इतिहास का, कि कब क्या हुआ, जैसे कि लगभग 42 साल लगे इस रेल नेटवर्क के कमीशन होने में। तो क्या था वो टाइम पीरियड, क्रोनोलॉजी क्या था, कैसे कौन कौन से डेवलपमेंट हुए जो आज वर्तमान रूप में खत्म हुए हैं, जिनका ये कमीशन हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यह प्रोजेक्ट जो अब कमीशन हो चुका है, जिसमें अब ट्रेनें दौड़ेंगी, उससे भारत और मुख्य रूप से कश्मीर के लोगों को क्या फायदा होगा, तो व्हाट इंपैक्ट दिस प्रोजेक्ट विल हैव। ठीक है, चर्चा हम शुरू करें, जो कि सबसे शुरू में हम लोग कॉन्टेक्स्ट देखने वाले हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मैप में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसे जरा ध्यान से देख लें। एक्चुअल में जब हम ये चर्चा करेंगे तब आपको अलग अलग जगहों के नाम बार बार सुनाई देंगे। वो जो जगह हैं वो इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन से जुड़े हुए जगह हैं। तो जब मैं आप लोग के सामने वो शहरों के नाम लूं, जगहों के नाम लूं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैपिंग में एक बार आप उन जगहों को लोकेट कर लें ताकि आगे के डिस्कशन को समझने में आप काफी आसानी महसूस कर सके। ठीक है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसका ये चेनाब ब्रिज एक हिस्सा है, इस प्रोजेक्ट का नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला लेन लाइन। मतलब ये उधमपुर से शुरू होगा और उसके बाद ये कहां तक है, श्रीनगर से होते हुए बारामूला तक जाएगा।
तो ये जो अलग अलग जगहों को ये रेल लाइन जोड़ेगा, उन जगहों को एक बार देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के ये डिस्ट्रिक्ट वाले मैप से। जैसे कि सबसे जो पहला उत्तर से दक्षिण अगर आप आए तो सबसे पहला आपको जो स्थान दिख रहा है वो क्या है, बारामूला। बारामूला जो से जुड़ेगा क्या, श्रीनगर, और श्रीनगर से जुड़ेगा क्या, अनंतनाग, और अनंतनाग के बॉर्डर में आपको फिर दिखेगा, अनंतनाग के दक्षिण क्षेत्र में आपको दिखेगा क्या, काजीगुंड। काजीगुंड के बाद फिर ये रम्बान जिला में प्रवेश कर लेगा। रम्बान जिले में स्थित है इस रेल नेटवर्क का बनिहाल और संगलदान क्षेत्र। और उसके बाद रामबन से ये रियासी क्षेत्र में एंटर करेगा रेल लाइन, और यहां पर जुड़ेगा क्या, ये दुग्गा रियासी वाला क्षेत्र। अभी जो आप चेनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन देख रहे हैं, ये इस पूरे रेल लाइन के किस क्षेत्र पर स्थित है, तो इसी दुग्गा रियासी वाले क्षेत्र पर स्थित है। दुग्गा और रियासी के बीच में एक बक्कल नाम का जगह है, वहां पर चेनाब नदी गुजर रही है, उसी के ऊपर ये चेनाब ब्रिज रखा गया है, बनाया गया है, जिसको आज कमीशन किया गया है। ठीक है। और उसके बाद रियासी के दक्षिण में है कटरा, कटरा से आप उधमपुर, और उधमपुर से फिर क्या, जम्मू। तो इस तरह से ये जो रेल लाइन है वो बिछाया जाएगा। तो आपको फिर से बता दूं क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले बारामूला, फिर श्रीनगर, फिर काजीगुंड, फिर बनिहाल, फिर संगलदान, और फिर उसके बाद कटरा, कटरा के बाद उधमपुर, उधमपुर के बाद जम्मू। इतने आपको जगह याद रखने हैं जो कि इस पूरे रेल लाइन के इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक है उसका कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहां पर आप फोटो देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर लिखा है। कटरा में पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है, किस तरफ रवाना किया, तो कटरा से श्रीनगर की ओर। यह ट्रेन कटरा से श्रीनगर को जोड़ने वाली है, और यह ट्रेन वंदे भारत जो ट्रेन है ये कहां से गुजरेगी, तो यही रियासी क्षेत्र में बने इस चेनाब ब्रिज के ऊपर से ये दौड़ेगी। और इस ट्रेन के इनॉग्रेशन के साथ साथ अब ये रियासी क्षेत्र का चेनाब ब्रिज भी ऑपरेशनल हो गया। ठीक है, यहां पर एक बार हम उसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द चेनाब रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। इट विल कनेक्ट श्रीनगर एंड कटरा। और इसके साथ ही 42 साल पुराने या 42 साल तक चले आ रहे प्रोजेक्ट की संपूर्णता हो गई, और यह प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जिस प्रोजेक्ट की एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्या थी कि पूरे कश्मीर को रेस्ट ऑफ कंट्री से जोड़ देना रेल के माध्यम से। जुड़ा तो पहले भी था, लेकिन कैसे जुड़ा हुआ था, रोड के माध्यम से जुड़ा हुआ था। जम्मू कटरा तक ट्रेन से जाते थे लोग, और उसके बाद श्रीनगर कश्मीर अगर जाना है तो रोड के थ्रू जाते थे। लेकिन रोड के साथ कुछ चुनौतियां हैं। बरसात के समय पर इस जगह पर हो जाता था लैंडस्लाइड, क्योंकि यंग माउंटेन वाला रीजन है ये। यंग माउंटेन अर्थात इसके जो शैल हैं, पत्थर हैं, अभी कोमल हैं। भारी बारिश जब होती है तो पानी के साथ साथ में ये कोमल पत्थर भी टूटकर बह जाते हैं, जिसे भूस्खलन कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। जब ठंडी का समय है तब यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, और हिमपात की वजह से भी ये जो सड़क है ये मतलब सड़क में ये कभी लैंडस्लाइड की वजह से, कभी हिमबारी की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता था, आवागमन रुक जाता था। लेकिन जब आप ये चेनाब ब्रिज को इनॉग्रेट करके उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन को शुरू कर देंगे, तो ये सभी मौसम में, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, उसमें वो ऑपरेशनल रहेगा। ठीक है, तो जो कनेक्टिविटी टूट जाती थी, जो कश्मीर का रेस्ट भारत के साथ में, शेष भारत के साथ में जो आवागमन का माध्यम हुआ करता था, वो पहले ब्रेक हो जाता था। इसलिए बहुत जरूरी होता था कि विकास की गाड़ी को अगर श्रीनगर तक पहुंचाना है तो हमें रेल को दौड़ाना पड़ेगा, हमें पटरियों को बिछाना पड़ेगा। विषम परिस्थितियां थी, विषम स्थल आकृतियां थी, विषम वहां का वातावरण था। इस कारण से 42 साल लग गए, इस कारण से लगभग 40,000 करोड़ भी लग गए। ठीक है, ये जो पूरा आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बारामूला से लेकर उधमपुर तक का एक रेल लाइन बनाया जाएगा, ये इसकी टोटल लंबाई कितनी थी, 272 किलोमीटर। और जैसा कि अभी आप लोगों ने बार बार मेरे मुंह से सुन ही लिया कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन। तो इस पूरे रेल लाइन के अलग अलग हिस्से हैं।
और वो सभी अलग अलग हिस्से अलग अलग फेसेस में बनाए गए हैं और सभी अलग अलग फेसे कमीशन हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाला, जो चैलेंजिंग वाला जो पार्ट था, वो 63 किलोमीटर वाला स्ट्रेच था, कटरा और संगलदान के बीच का वो कनेक्टिंग पॉइंट था। और इसी कटरा और संगलदान के बीच में है रियासी, जहां पर वो चेनाब ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, जो कि अब आज अर्थात 6 जून को कमीशन हो गया। ट्रायल पिछले साल हो चुका था सक्सेसफुल, आज इसको कमीशन करना था, मतलब इसमें ट्रेनें दौड़ानी थी, तो वह भी हो गया। और इस तरह से ये जो 63 किलोमीटर का स्ट्रेच की वजह से टोटल 272 किलोमीटर का पूरा जो रेल लाइन रुका हुआ था, वह भी अब आगे सॉल्व हो गया। अब उसमें भी ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चेनाब ब्रिज के बारे में बात कर लेते हैं और हम लोग ये USBRL प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करें उससे लिए जरूरी हो जाता है कि इस इमेज को आप जरा अच्छे से देखें। आप अगर इस इमेज को समझ जाएंगे, चेनाब ब्रिज के महत्व को समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि कितना मार्वलेस सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल है ये, तो आपको कंटेंट शायद पढ़ने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप ये ब्रिज देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, बीच में नदी है और दोनों ही छोरों में जो कनेक्शन बनाया गया है वो इस तरह से आर्क से बनाया गया है और इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, रेलवे आर्क ब्रिज। चेनाब नदी के रिवर बेड से इस आर्क का जो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 359 मीटर और पेरिस के आईफिल टावर से लगभग 35 मीटर और ऊंचा है। ये आईफिल टावर बनाया गया है इमेज प्रेजेंटेशन के लिए और इससे भी आप 35 मीटर ऊपर जाएंगे तब आप इस रेलवे ब्रिज के तलों को छू पाएंगे। ठीक है, ये जो रेलवे ब्रिज आप देख रहे हैं वो कितना लंबा है, तो इसकी लंबाई जो है वो यहां से यहां तक लगभग 1315 मीटर की है, अर्थात लगभग 1.3 किलोमीटर की है। इसका जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क बनाया गया है एक छोर से दूसरे छोर तक, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 480 मीटर है। लेंथ, ब्रेड्थ, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खास बात इसकी क्या क्या है, यह जो ब्रिज आप देख रहे हैं इसमें ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ठीक है, यह जो आप ब्रिज देख रहे हैं ठंडे जगह पर है, जम्मू कश्मीर में है, तो -20 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी ये आसानी से झेल सकती हैं। ऊंचाई जगह पर आप देख रहे हैं तेज हवा बहने वाला ये क्षेत्र है, तो लगभग 266 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से आ रहे पवनों को भी ये आसानी से झेल लेंगे। ठीक है, तो इतनी खास बात है, इतनी अनोखी खास बात है। इसके अनोखी खास बातों में कुछ एडिशन और हम कर देते हैं, जैसे कि यह जो ब्रिज बना हुआ है जो कि बक्कल और कौरी गांव को जोड़ रहा है, वहीं रियासी क्षेत्र की बात हो रही है, ये जोन 5 में बना हुआ है जो कि एक मेजर सिस्मिक जोन है। आसान शब्दों में, जब हम भूकंप प्रभावित या भूकंप सेंसिटिव वाले क्षेत्रों को देखते हैं तो उन्हें अलग अलग उनकी तीव्रता के आधार पर, गंभीरता के आधार पर उन क्षेत्रों को अलग अलग जोन में बांटा गया है और जोन 5 हायर इंटेंसिटी भूकंप वाले क्षेत्र को दर्शाता है। अब ये जो ब्रिज बना हुआ है ये हायर सिस्मिक जोन वाले रीजन में बना है, यंग माउंटेन है और इसलिए यहां पर भूकंप आना बहुत ही आम बात हो सकती है। यह जो ब्रिज बनाया गया है इसकी टोटल लागत, सिर्फ इस ब्रिज की ना, पूरे प्रोजेक्ट की नहीं, प्रोजेक्ट की लागत तो लगभग 40,000 करोड़ है। इस पूरे ब्रिज की जो लागत है वो 1400 करोड़ के आसपास है। ठीक है, यह ब्रिज पूरे दुनिया का हाईएस्ट आर्क ब्रिज है पूरे दुनिया का। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि पेरिस के आइकॉनिक आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और 1315 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। चलिए, तो वैसे तो मैंने सब बता ही दिया था, जो अगला चीज आपने एडिशन किया वो ये किया कि ये सिस्मिक जोन 5 में बना हुआ ब्रिज है। ठीक है, अब जरा इस इमेज को देख लीजिए। मैंने शुरुआत में कहा था स्लाइड सेशन के कि ये जो चेनाब ब्रिज है उसका तो इनॉग्रेशन हुआ ही है। चेनाब ब्रिज जहां पर बना है उसके दक्षिण पर एक अंजी ब्रिज का भी निर्माण हुआ था, उसका भी आज ही इनॉग्रेशन हुआ। अब जब आप चेनाब ब्रिज को देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसके सपोर्ट सिस्टम के लिए, ताकि ये ब्रिज अच्छे से खड़ा रहे, एक आर्क का निर्माण किया गया है और इसके ऊपर ऐसे ट्रेन आगे बढ़ेगी। लेकिन जब आप अंजी ब्रिज को देखते हैं तो यह
केबल स्टेज ब्रिज है, मतलब इसको सपोर्ट देने के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया है और फिर उसको, इस ब्रिज को केबल के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये एग्जाम्पल है केबल स्टेज ब्रिज का और ये एग्जाम्पल है आर्क ब्रिज का। तो ये पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज तो है ही, लेकिन भारत का सबसे पहला केबल स्टेज ब्रिज है ये अंजी ब्रिज, वो भी आज ही इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चेनाब ब्रिज और यूएसबीआर की जो कहानी थी उसको आगे बढ़ाते हैं। चेनाब ब्रिज के बारे में तो बात हो गई कि कितनी खास बातें हैं। अब थोड़ा सा हम उस प्रोजेक्ट पर भी बात कर लेते हैं जिसका हिस्सा था ये चेनाब ब्रिज, अर्थात क्या, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन। चलिए उस पर बात करते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या था? कनेक्ट करना कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ में और विकास की गाड़ी को थोड़ा और धक्का देना। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 272 किलोमीटर। 2002 में इसके इंपॉर्टेंस को देखकर और इसको बनाए जाने की प्रक्रिया में कठिनाई को देखकर, उपस्थित चैलेंजेस को देखकर और इसके महत्व को देखकर इस प्रोजेक्ट को अर्थात उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। इस प्रोजेक्ट में लगभग 38 सुरंगें, 38 टनल शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में 927 ब्रिजेस भी शामिल हैं, जिसमें से एक ऑब्वियसली हमारा चेनाब ब्रिज है। ठीक है, चलिए अब बात यह आती है कि आपने ये देख लिया कि ये चेनाब ब्रिज कितना इंपॉर्टेंट है। ये चेनाब ब्रिज पूरे कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से जोड़ेगा। लेकिन ये चेनाब ब्रिज किस जगह पर बना है? अगर हम इसे ज्योग्राफिकली देखें तो यंग माउंटेन में बना हुआ है। फ्रेजाइल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसका। हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से हवा यहां पर बहेगी। हम यहां पर देख रहे हैं कि आतंकवाद और अलगाववाद जैसी समस्या भी है, उससे भी इस ब्रिज की जो स्थिति है उसमें प्रभाव पड़ सकता है। तो उसको लेकर क्या है अनुमान, कितना सेफ है ये चेनाब ब्रिज? चलिए उस पर बात करते हैं। यह जो ब्रिज है, यह जो आप चेनाब ब्रिज देख रहे हैं, इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 साल है। 120 साल तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो ट्रेन है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस ब्रिज को कोई दिक्कत नहीं होगा। इस ब्रिज को ऐसा बनाया गया है कि रिएक्टर स्केल में 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी ये बहुत आसानी से झेल लेगा। अब ये जो 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप होता है रिएक्टर स्केल में, ये आप समझ ही पा रहे होंगे बहुत बड़ा, बहुत तीव्र भूकंप का मैग्नीट्यूड है ये। तो इस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को भी ये ब्रिज बहुत आसानी से झेल लेगा। तो हमारी जो वो चिंता थी कि क्या ये ब्रिज सेफ रहेगा, क्योंकि ये सिस्मिक जोन 5 वाले क्षेत्र में बनाया गया है, तो उसका जवाब ये है कि इसको बनाते समय यह ध्यान रखा गया है कि ये इस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को बहुत आसानी से झेल लेगा। फिर दूसरा हम लोगों ने कहा आतंकवाद और अलगाववाद वाले चुनौती के लिए क्या, तो 40 टन के टीएनटी के एक्सप्लोजन को भी ये ब्रिज बहुत आसानी से झेल लेगा। ठंडे जगह पर है, बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन आएगा। तो जवाब यह है कि -20 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान को भी ये काफी आसानी से झेल लेगा। तेज हवा वाला क्षेत्र है तो 266 किलोमीटर पर आवर वाले हवाओं को भी ये आसानी से झेल लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा है। इसका मतलब यह है कि ये सेफ है। इसका मतलब यह है कि जो इतना लंबा समय लगा इस ब्रिज को बनाने में, इस ब्रिज को ऑपरेशनल करने में, वो जस्टिफाइड है। क्योंकि जब आप इस गुणवत्ता वाले ब्रिज का निर्माण करेंगे तब आपको रिसर्च में भी समय लगेगा, तब आपको लेबर फोर्स में भी समय लगेगा, आपको एक्सपर्टीज का भी समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि समय लगेगा तभी तो अच्छी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इतनी बड़ी जो प्रोजेक्ट है जिसे नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया गया, अभी आप लोगों ने देखा 2002 में ये दर्जा मिल चुका है इस प्रोजेक्ट को। इसका इतिहास क्या है, इतिहास भी देख लेते हैं थोड़ा सा तो समझते हैं। कश्मीर शेष भारत से रेल के माध्यम से जुड़ा था क्या इससे पहले? जवाब है हां, लेकिन यह कहानी बहुत पुरानी है, 1897 की। ये जो आप जम्मू देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, ये शेष भारत से जुड़ा तो था, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो ऐसे सियालकोट के थ्रू मुड़कर ऐसे मुख्य भारत में ऐसे एंटर करता। और ये बात कब की है? आजादी की पहले की, 1897 की।
लेकिन 1947 में जब बंटवारा हुआ, सियालकोट जो है वो पाकिस्तान में चला गया, तो आपका ये वाला जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया। तो 1947 के बाद से लेकर 1975 तक ये जो कनेक्शन था ब्रेक हो गया। 1975 में पंजाब के पठानकोट से इस जम्मू तक का एक रेल लाइन बिछाया गया। 1975 में पंजाब के पठानकोट से जम्मू को जोड़ने वाले रेल लाइन का उद्घाटन हो गया, ठीक है। और इसके बाद 1983 में जम्मू से उधमपुर, ध्यान रखना, जम्मू से उधमपुर 53 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका अनुमानित लागत कितना था? 50 करोड़। अब इसे आप यहीं पर रोकिए, इसी प्रोजेक्ट में आगे का डेवलपमेंट होगा। कब? 1994 और 95 में। 94 में क्या होगा? जम्मू से जो उधमपुर का वाला प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था, यही 53 किलोमीटर 50 करोड़ की लागत में, इसे एक्सटेंड किया गया। कैसे एक्सटेंड किया गया? कि जम्मू उधमपुर रेल लाइन को श्रीनगर और फिर बारामूला तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। तो 1983 में यह कहानी कैसे शुरू हुई थी कि जम्मू से उधमपुर, लेकिन 1994 में इस जम्मू से उधमपुर वाले को श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला तक बढ़ाने का घोषणा कर दिया गया। और 1995 में यह प्रोजेक्ट शुरू भी हो गया और इसके लिए जो अनुमानित लागत है वो 2500 करोड़ अनुमानित की गई थी। अब जहां पर मैंने आप लोगों को रोका था वहां पर वापस चलते हैं। हमने क्या कहा था कि 1983 में जम्मू और उधमपुर वाला रेल लाइन बिछाने के लिए काम शुरू हुआ था 53 किलोमीटर 50 करोड़ की लागत में, लेकिन यह खत्म हुआ कब? 2004 में। मतलब 1983 से लेकर 2004 तक ये डेवलपमेंट चल ही रहे थे, तभी इस प्रोजेक्ट को श्रीनगर और बारामूला तक बढ़ाया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई थी। 2004 में यह जो जम्मू उधमपुर वाला जो रेल लाइन है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन कैसे कंप्लीट हुआ? 50 करोड़ की लागत सोचे थे, 515 करोड़ की लागत लग गई। क्लियर है? और लगभग 21 साल का समय लग गया। तो इस 53 किलोमीटर की रेल लाइन को बिछाने के लिए, जो कि जम्मू से उधमपुर तक था, 5 करोड़ का अनुमानित लागत 515 करोड़ लग गया। आप इसी बात से समझ पा रहे होंगे कि कितनी विषम परिस्थिति से निर्माण होता है वहां पर ऐसे मार्वेलस स्ट्रक्चर का। यह जो जम्मू से उधमपुर तक का जो डेवलपमेंट हुआ रेल लाइन का, उसमें लगभग 20 बड़ी सुरंगें हैं, इसमें लगभग 158 पुल का निर्माण किया गया है, ठीक है। 2002 में आपको पता है कि इसे नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया और 2005 में इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को जल्दी से खत्म करने के दिशा निर्देश दिए गए, ठीक है। जब नेशनल प्रोजेक्ट बन गया, इसके इंपॉर्टेंस को देख के समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करके चलता हूं। अब बात क्या है, जरा फिर से एक बार इसको समझते हैं। जम्मू से उधमपुर का प्रोजेक्ट तो बन गया, 1983 में इसकी घोषणा हुई थी और खत्म होते होते 21 साल लग गए, 2004 में यह कंप्लीट हो गया। लेकिन 1994 में घोषणा कर दी गई कि उधमपुर से यह रेल लाइन जो है ऐसे आगे चलते हुए श्रीनगर होते हुए बारामूला तक जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा रेल नेटवर्क है, रेल लाइन है, इसको क्या नाम दे दिया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। और ये जो पूरा रेलवे लाइन है, ये अलग अलग फेसेस में अलग अलग समय काल में बना, कंप्लीट हुआ, कमीशन हुआ। जैसे कि काजीकुंड से बारामूला, किस एंगल की या किस एरिया की हम बात कर रहे हैं? ये रहा काजीकुंड, और काजीकुंड से बारामूला ये वाला जो स्ट्रेच है लगभग 118 किलोमीटर वाला, ये कंप्लीट होकर कमीशन हो गया कब? अक्टूबर 2009 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। इसीलिए आज क्या हो रहा है, आज हमने ऐसा भी न्यूज देखा कि कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करके मोदी जी क्लेम कर रहे हैं, क्रेडिट खा रहे हैं। बल्कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कांग्रेस की सरकार जब थी तब शुरू हुआ, कांग्रेस की सरकार थी तब ये आगे बढ़ा, तब ये डेवलप हुआ, लेकिन खत्म होते समय मोदी जी सरकार में है और वही जो है इस पूरे इतने बड़े प्रोजेक्ट का क्रेडिट खा रहे हैं। शायद उसके पीछे का एक तर्क ये भी होगा कि मनमोहन सिंह जी के तिरंगा झंडा लहराने के बाद ये 2009 को काजीकुंड बारामूला का जो लाइन है वो कमीशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगले चरण में
काजीकुंड से बनिहाल 2013 में ये वाला जो लाइन है, ये हुआ पहला, फिर ये हुआ दूसरा, काजीकुंड से बनिहाल ये वाला रेल स्ट्रेच जो है वो पूरा हुआ। फिर उसके बाद तीसरे चरण पर उधमपुर कटरा, क्योंकि उधमपुर से कटरा तक ये तीसरा फेज में खत्म हुआ। कब? 2014 में। ठीक है। बनिहाल संगलदान, बनिहाल से संगलदान ये चौथा पार्ट था जो कंप्लीट हुआ 2024 में, फरवरी 2024 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। तब आप समझ ही रहे होंगे बचा क्या था। बचा था तो ये वाला हिस्सा, कौन सा? संगलदान से लेकर कटरा वाला हिस्सा, ये बचा हुआ था। और जब तक ये कंप्लीट होता नहीं, आप उधमपुर या जम्मू से उधमपुर होते हुए, कटरा होते हुए संगलदान, बनिहाल, काजीकुंड, श्रीनगर, बारामूला तक सफर नहीं कर पाएंगे। और ये जो कश्मीर है वो रेल नेटवर्क के माध्यम से शेष भारत से नहीं जुड़ पाएगा। तो यही वाला पार्ट जुड़ा हुआ था, लगभग 63 किलोमीटर बचा हुआ था, लगभग 63 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो आज कंप्लीट हुआ। और यहीं पर आप रियासी दुग्गा देख रहे हैं, यहीं पर है वो चेनाब ब्रिज जिसमें अब वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। तो इस तरह से ये रहा उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसके अलग अलग क्रोनोलॉजी, अलग अलग फेसेस में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन के खत्म होने की कहानी आप लोगों ने समझी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है, मोटे मोटे तौर पर तो आप इस बात से स्वीकार कर ही रहे होंगे कि इससे कश्मीर में विकास पहुंचेगा, लेकिन अब हम उसे पॉइंट वाइज, फैक्चुअल वाइज देख लेते हैं कि कितना इंपैक्ट होगा और कहां कहां इंपैक्ट होगा। जैसे कि इस प्रोजेक्ट को माना जा रहा है कि ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक गेम चेंजर होगा। ठीक है, पूरी काया पलट देगा। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। जब ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, जब ये प्रोजेक्ट में काम चल रहा था, तो इस प्रोजेक्ट में लगभग 14,000 लोगों को नौकरी में रखा गया था। उस 14,000 लोगों में से 65% लोग जो हैं वो वहीं के स्थानीय निवासी थे, तो उनको रोजगार मिला। और लगभग 800 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई जिनके जमीनें लिए गए थे इस प्रोजेक्ट में, जिनका जमीन इस प्रोजेक्ट के अंडर में आ गया था। तो प्रोजेक्ट के निर्माण से पहले या प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान ही एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इस प्रोजेक्ट ने वहां के स्थानीय लोगों के लिए रख दिया था। दूसरा फायदा क्या हुआ या होगा? स्किल डेवलपमेंट का। जब इस प्रोजेक्ट में आप 65% स्थानीय लोगों को काम करता हुआ देख रहे हैं, तो वह लोग फिर क्या सीखेंगे? वह लोग सीखेंगे काम कर, मतलब इसमें जो स्किल लगे, जैसे कि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक या पटरियां बिछाना, एडवांस टेक्नोलॉजी, इन सारे चीजों से ये परिचित हुए और इन टेक्नोलॉजी से ये फिर अपने स्किल का डेवलपमेंट भी कर लिए। इस स्किल डेवलपमेंट से उनको क्या फायदा? तो भाई जब तक ये काम चल रहा था रोजगार मिला तो, लेकिन स्किल जाएगा तो नहीं। वह स्किल को लेकर अब वो किसी और क्षेत्र में, किसी और जगह पर जाकर अपने अच्छा खासा रोजी रोटी कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। जब ये ब्रिज का निर्माण या इस प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा था, तो इस प्रोजेक्ट तक रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए काफी रोड कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट करना पड़ा। लगभग 70 विलेज इस कारण से जुड़ गए मुख्य सड़क से, जिससे 1.5 लाख लोगों के जीवन को रोड से कनेक्टिविटी मिल गई, जिसमें कुछ गांव हैं, गुनी, बक्कल, दुग्गा और काफी कुछ। तो लगभग 215 किलोमीटर का रोड डेवलपमेंट हो गया इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन करने के लिए ही। अब अगली बात, इस प्रोजेक्ट ने इकोनॉमी को बूस्ट बनते समय भी किया और आगे भी करेगा। जैसे जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था, इतने सारे लोग काम कर रहे थे, तो छोटे छोटे दुकान, स्मॉल मार्केट खुल गए, वर्कशॉप खुल गए, टी स्टॉल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, ढाबा खुल गए। जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था, तभी प्रोजेक्ट बन गया, तब क्या होगा? जो फार्मर्स होंगे, जो कारीगर होते हैं, जो व्यापारी होंगे, अब उनके पास एक बेटर एक्सेस है आसपास के शहरों में जाने का। इवन उनके पास एक बेटर मौका है कि नेशनल मार्केट को भी एक्सप्लोर करने का। और कश्मीर के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे एप्पल हो गए, सैफरॉन अर्थात केसर हो गए, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, अब वो काफी अच्छे से, काफी कम लागत में, काफी दूर दूर तक पहुंच पाएंगे, बिक पाएंगे, और उससे वहां की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से जो टूरिज्म सेक्टर को और जो
पिलग्रिमेज है, धार्मिक यात्रा जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि जब लोगों को कश्मीर जाना होता था, अमरनाथ यात्रा करने जाना होता था, तो जम्मू कटरा के बाद फिर बाई रोड जाते थे, समय भी ज्यादा लगता था, खतरा भी ज्यादा होता था, क्योंकि टफ टेरेन है, टोपोग्राफी थोड़ा ज्यादा ही उटपटांग है, तो एक्सीडेंट होने के भी डर होते थे और आतंकवाद का तो खतरा रहता ही था। लेकिन जब आप उस खतरे को कम कर लेंगे, समय कम कर लेंगे, तो टूरिस्ट ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनको सड़क से जाना नहीं होगा, वो चले जाएंगे ट्रेन से, कम समय में, कम लागत में, कम थकान में पहुंच पाएंगे। तो इस वजह से उस सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर और धार्मिक यात्रा और बढ़ेगी और वहां के इकोनॉमी को और सहायता मिलेगी, वह इकोनॉमी और डेवलप होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ग्रोथ भी होगा उस सेक्टर में। कैसे? जब ये रेलवे लाइन बिछ गया तो रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट उस जगह पर मूव इन भी होंगे कश्मीर में, और वहां से मूव आउट भी होंगे। जब मूव इन करना, मूव आउट करना थोड़ा सरल हो जाएगा, तो कम लागत में ये चीजें हो पाएंगी और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, इसलिए इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप होंगे और इन्वेस्टमेंट भी वहां पर ज्यादा आएंगे। ठीक है, फार्मर्स को अपना मार्केट मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया अभी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पर कुछ इमरजेंसी हो गया, कुछ स्ट्रेटेजिक कुछ दिक्कत हो गया, जैसे अभी आप पहलगाम में आतंकवादी हमला के बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद का जो एस्केलेशन हुआ था, उसमें आप देख ही पा रहे थे कि हमें क्या करना पड़ रहा था। अपने मिलिट्री सप्लाईज को, अपने आर्मी को बहुत तेजी से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में शिफ्ट करना पड़ रहा था, ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा था। ये जो आर्मी की एक्टिविटी है, मूवमेंट है, उसमें जितना ज्यादा समय लगता है, चुनौती और समस्या उतनी बढ़ने लगती है। यह जो प्रोजेक्ट है, यह जो पटरी है, इस पटरी के माध्यम से हम मिलिट्री सप्लाई और हमारे सेना के लोगों को कहीं पर भी बहुत आसानी से भेज पाएंगे जहां पर भी इमरजेंसी की कंडीशन पड़ गई है। इसके साथ ही साथ एक और फायदा है जो कि है एनवायरमेंट से संबंधित, क्योंकि सिर्फ रोड कनेक्टिविटी थी, रोड में गाड़ियां दौड़ती थी, उसके वजह से प्रदूषण होता था, उसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ते थे और उस फ्रेजाइल एनवायरमेंट को, इकोसिस्टम को दिक्कत होती थी। किसके? हिमालय की। रेलवे एक इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम में चलने वाला है। इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम में अगर चलेगा तो पॉल्यूशन कम होगा रोड के ट्रांसपोर्टेशन की तुलना में, और इस वजह से ग्रीनर ट्रांसपोर्ट संभव हो पाएगा, जो वहां के फ्रेजाइल एनवायरमेंट और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा हिमालय के। तो ये होंगे फायदे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, और इसी कारण से इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इसे नेशनल प्रोजेक्ट तक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो कश्मीर जब शेष भारत से जुड़ेगा या शेष भारत कश्मीर से जुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कश्मीर और शेष भारत अर्थात हमें और कश्मीर के लोगों दोनों को फायदा होगा। ये तो बिल्कुल तय बात है। विकास की गाड़ी वहां पर पहुंचेगी, लोगों की आमदनी अच्छी होगी, और जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, उसकी ताकत कमजोर होगी और हम इन्हें यहां से हटा पाएंगे, इस आतंकवाद की समस्या को खत्म कर पाएंगे, ऐसा हम अनुमान रखते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल अर्थात अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगा ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इवेंट पर, इस तरीके का डिस्कशन सेशन लेके। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।